समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। इससे पहले कल ही ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई वाले बंगले एबोर्ड को अटैच कर लिया। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। इसके कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले की जांच चल रही है। पंजाब में गुरदासपुर के बटाला से सामने आया प्री वेडिंग शूट के एक वीडियो पर घमासान मच गया। वीडियो में आप चेयरमैन और लोकल लीडर मानिक मेहता नजर आ रहे हैं और प्री वेडिंग शूट में असली पुलिसकर्मी एक्टिंग कर रहे हैं। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठने लगा। उधर पंजाब पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सुरिंदर सिंह समेत वीडियो में दिख रहे 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज करवाया है। झूसी थाने में दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने पठानकोट में आयोजित इन्वेस्टियर सेरेमनी में अपनी ताकत दिखाई। सेरेमनी में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का बेहतर प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में आधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ में पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारी को भी दिखाया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुनी से भी ज्यादा है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के 5 बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स से कम है। पीएम मोदी को इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। पीएम मोदी इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन भी अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाज चुका है। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर करारा हमला बोला। पीएम ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले को निंदा करते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ना हम 26/11 भूले हैं, ना हम 7/10 भूलेंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल को भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यहूदी बिना किसी डर के रहते हैं। भारत के यहूदियों पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले इजरायल की संसद नेसेट में मोदी के नारे लगे। इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता है और वही पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग की रोशनी से सजाया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित है। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच ट्रेड डबल, सहयोग ट्रिपल हुआ। भारत में यहूदियों का हमेशा स्वागत हुआ। इजरायल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के लिए बुधवार को पीएम नेतन्याहू ने डिनर होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर पीएम मोदी को चौंका दिया। वो शर्ट पैंट और सदरी पहने हुए नजर आए। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। मोदी ने भी रिट्वीट कर लिखा, बहुत शानदार, भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान के यामानाशी पहुंचकर वहां के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की, उन्हें गिफ्ट और चॉकलेट दी।
यामानाशी जाते समय बीच रास्ते में भी योगी भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर उनको दंडवत प्रणाम किया। बच्चों ने उन्हें श्लोक भी सुनाया। बच्चों के से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे में आरोपी उमर खालिद से की और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। ये होर्डिंग बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने लगवाई, जिसकी हेडलाइन है, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस की हिमाचल प्रदेश की पुलिस से का विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटों तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में ले लिया, साथ ही एक गाड़ी को भी सीज कर दिया। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। दिल्ली पुलिस दोपहर 3 बजे तक तीनों आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने शर्टलेस प्रदर्शन के तीनों आरोपी सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल करवाया और फिर तीनों को एसीजेएम के रेसिडेंस कोर्ट में रात 1 बजे पेश किया गया, जहां से दिल्ली पुलिस को तीनों की ट्रांजिट रिमांड मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम तीनों को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ी। यूथ कांग्रेस के तीनों कार्यकर्ता हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन के बाद ये शिमला के रोहड़ू में एक होटल में छिपे थे, जहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा है। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच तकरार पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया। कासिम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को अपराधियों का अड्डा न बनाए और देवभूमि को देवभूमि रहने दें। जयराम ठाकुर ने शर्टलेस प्रदर्शन को राजद्रोह बताते हुए कहा कि एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया गया था और ये प्रदर्शन राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर हुआ। अजित पवार प्लेन क्रैश के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने अब पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीजीसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कल मुंबई में भी रोहित ने डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। आईपीओ 24 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 2 दिन में आईपीओ टोटल 83% सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी आईपीओ के जरिए 380 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस 367 से 386 रुपए प्रति शेयर तय किया था। निवेशक कम से कम 32 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए 12,352 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अधिकतम 1,97,632 रुपए लगा पाएंगे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लोगों को लॉन्च किया। 25 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 100 से ज्यादा देशों की 2000 से ज्यादा फिल्में रजिस्टर हुई हैं, जिनमें से 125 फिल्मों को दिखाया जाएगा। मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया गया है।